नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। आनंद कुमार जी को, आचार्य आनंद कुमार को आप लोग कई बार हमारे साथ देख चुके हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी की दाहिनी चौखट में जो है हमारे साथ, वो सूर्यभूषण सर हैं, हमारे जेएनयू के सीनियर हैं, फिलहाल डीएमआई में प्रोफेसर हैं पटना में, अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, हालांकि अपने आप को विद्यार्थी ही कहते हैं। आज इन दोनों के साथ हम लोग छठ पर्व पर चर्चा करेंगे। ये महाजुटान हमने इसलिए जुटाई है कि आज छठ के 2-3 आयामों पर, अभी तक हमने 3 एपिसोड जो किए हैं उसमें छठ की पौराणिकता, धार्मिकता और तमाम पहलुओं पर बात की है। आज हम बात करेंगे बिहारियों के गुण दोष पर, क्योंकि ये मूलतः बिहार का पर्व है। भले ही आज सैन फ्रांसिस्को में या इटली में या नेवाडा में, यहाँ बिहार वाला नवादा नहीं, अमेरिका का नेवाडा है, उसमें भी मनाया जा रहा हो, लेकिन मूलतः और मुख्यतः यह पर्व बिहारियों का है। आप देख रहे होंगे कि गलियां चकाचक हो गई होंगी, पानी के स्रोत जितने भी होंगे वो अभी एकदम, आपको लग रहा होगा, अभी अगर मैं जैसे अभी जहां रह रहा हूं दरभंगा के पोखरों को देखता हूं, तो अभी मैं उसमें पांव डालने की हिम्मत कर सकता हूं। हो सकता है मैं गलती से नहा भी लूं, लेकिन 4 दिनों बाद उनका क्या हाल होता है। लेकिन इन सब के साथ एक और बात है कि ये हिंदू इकोनॉमी जो है, जिस पर कोई बात नहीं करता है। अब देखिए कि हिंदू इकोनॉमी किस तरह अर्थव्यवस्था को गति देती है। अभी पिछले 1 महीने से कम लाखों करोड़ रुपए हम हिंदुओं ने इस इकोनॉमी में पंप किए हैं। लेकिन हमें अर्थशास्त्र में सर दिया क्या गया? हिंदू ग्रोथ रेट। ये क्या पैराडॉक्स है, क्या मजाक है ये? इस पर जिम्मा संभालेंगे हमारे सूर्यभूषण सर। आनंद जी हमेशा की तरह आचार्य हैं, तो थोड़ा पुराण बतियाएंगे, थोड़ा सा सामाजिक पहलू इसका बताएंगे कि सामूहिकता, जिसके लिए इस पर्व को लगातार कहा जाता है कि प्रोलेटेरियत का आह्वान है, लोक का आह्वान है बुर्जुआ समाज के खिलाफ, इसमें पुरोहितवाद के खिलाफ की गई है बातें, उसके पक्ष पर भी आनंद जी प्रकाश डालेंगे। लेकिन पहले सूर्यभूषण सर को मैं आमंत्रित करता हूं। सर, आप जेएनयू से पढ़े अर्थशास्त्र में, इसके बाद मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उसके बाद आप विदेशों में गए, घूम फिर कर 10 साल आपने पूरा विदेश, फिर आप वापस घर वापसी आपने की, फिलहाल डीएमआई में प्रोफेसर। अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत मैंने जब भी पढ़ा, तो ये हिंदू ग्रोथ रेट मुझे बड़ा चमत्कृत करता था। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए विराम लूंगा, क्योंकि हमारे चौथे अतिथि भी आ गए हैं, अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश पीएन शर्मा प्रारब्ध के संपादक हैं और उत्तर प्रदेश में फिलहाल इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा संस्कृति कर्मी हैं और संस्कृति के नाट्य पक्ष पर इनकी खासी पकड़ है। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो छठ का व्यालोक जी, बाहर नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो छठ का जो सांस्कृतिक और बाकी स्वरूप है, उस पर और बाहर के लोग छठ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, उस पर अवनीश जी से बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने दर्शकों श्रोताओं पहले कहा था, पहले जाएंगे सूर्यभूषण सर के पास, इनसे जानेंगे कि ये हिंदू ग्रोथ रेट, जबकि हम हिंदू अर्थव्यवस्था को इतना ज्यादा पंप करते हैं, पिछले 1 महीने से हिंदुओं ने इतना पैसा दिया है, ये क्या पैराडॉक्स? देखिए, हिंदू ग्रोथ रेट जो है, इसकी परिकल्पना एक इकोनॉमिस्ट थे, राज कृष्णा। तो उन्होंने जब इंडियन इकोनॉमी को एनालिसिस कर रहे थे, खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो इन्हें दिखा कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कंसिस्टेंटली जो है 3 to 4% पे चल रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि इसे कुछ ऐसा नया आयाम दें कि जिससे इसकी बात तो सब लोग को पता है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है, खासकर इंटरनेशनल एराना में हिंदू मेजॉरिटी इंडिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि दिस इज अ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो उन्होंने इसको मुझे पता नहीं कि इसमें कोई इनके मन में ये रहा हो कि उन्होंने इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी ग्रोथ रेट क्यों नहीं दिया।
उनको लगा कि जो हमारी जो कह सकते हैं हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट पहलू हैं कि जो किसी भी इंसान के लिए एक जीवन यापन के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए वो हमारे धर्म में दिया ही हुआ है। और अगर आप देखिए तो पूरी जो कह सकते हैं कि बाकी जो धर्म है, ख़ासकर जो हिंदू नहीं है, वो बड़ा मोनोलिथिक धर्म है, तो जिसमें आपके एक ही स्क्रिप्चर्स होते हैं, एक ही चीज़ को सबको फ़ॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ मल्टीपल्स हैं, तो लोग कैसे रह सकते हैं इस धरती पे, इससे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म में आपको मिलेगा नहीं। दिस इज़, ये कह सकते हैं प्रीफेस होगा किसी भी इंसान को, किसी भी जो सभ्यता को स्टार्ट करने की जो परिकल्पना होगी, वो इस हमारे धर्म से बेहतर कहीं पे भी नहीं हो सकता। ये सब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आप कह सकते हैं प्रस्तावना होगा। तो उसी के तहत जो है उन्होंने, उनको लगा कि 3 to 4% है, that means is it what we continue to grow, and that is what he has come out with this conception कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है ग्रोथ का, जिसे बाद में हम उसको कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरे धर्म को क्यों नहीं लाया। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें ये बात है कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ ग्रोथ क्या हो सकता है। तो इससे ऐसा नहीं कि आप क्रिश्चियनिटी ग्रोथ है तो बहुत फास्ट ग्रोथ को आप क्रिश्चियनिटी ग्रोथ कहेंगे और बहुत फास्ट ग्रोथ को आप इस्लामिक कहेंगे, या नेगेटिव ग्रोथ को दूसरे धर्म से जोड़ देंगे, ये बड़ा मुश्किल है करना। और इसीलिए बाकी किसी यस सर, इसमें खास तौर से छठ पर चूंकि ये महाजुटान किया है, तो छठ में जो अभी इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा, इससे पहले दुर्गा पूजा से शुरू कीजिए, श्राद्ध पक्ष से शुरू कीजिए, तो हिंदू जिस तरह इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, उसके पैराडॉक्स को मैं समझना चाह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। हाँ, ये बात सही है कि हमारे, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो धर्म की जो परिकल्पना है वो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। एक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या, जैसे किसी भी धर्म में जो है, खास करके अपने धर्म में ये जरूर है कि एक 3 चीज की परिकल्पना है कि ड्यूटी होना चाहिए, आपका धर्म होना चाहिए, और आपका जो है एक कह सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे नेचुरली आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसको एडम स्मिथ जैसे लोगों ने जो स्टार्ट किया था, जिसको वो उनका भी ये धर्म से ही स्टार्ट था, और वो यही कहते थे कि जब आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट से अलाइन हो जाए तभी ये मार्केट फंक्शन करता है। और हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक जो धर्म से जुड़े हुए जितने फेस्टिवल है, इसमें इन सारे चीजों का बहुत ही अच्छे ढंग से समाहित कह सकते हैं इंक्लूसिवनेस है। और इसके कारण से ही जो है इतने सालों से हमारे यहाँ इतने बाहर से आक्रमणकारी भी आए, हर तरह से मुसीबतें आई, सब तरह से तोड़ने की भी कोशिश की गई, बट फिर भी जो है हम नष्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि जो है हमारी जो इनबिल्ट अनचेंजेबिलिटी है ना, जो कि एक एक इंसान को क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें ये धर्म सिखाता है कि आप सिर्फ इंसान नहीं, आप नेचर को भी रेस्पेक्ट करो। तो जो आज लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये ऑलरेडी इस चीज को है कि कैसे आप इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, ट्रीज, नेचर, रिवर्स, सबकी पूजा क्यों की जाती है। ये सारी चीजें वहीं से आई है कि आपका एक वे ऑफ लाइफ है। आज के डेट में तो आप देखिए जब जैसे से लोग एक दूसरे से जुड़े, मोबिलिटी बढ़ी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, तो हमारा रिलीजियस टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन के उभरा है। आप देख सकते हैं कि जो अयोध्या जैसे अभी रिसेंटली जो मंदिर बना है, वहाँ पे हर साल लगभग 5 करोड़ से ज्यादा जनता जा रही आ रही। तो आप इकोनॉमी को तो नेचुरली काफी बूस्ट मिला है। और हिस्टोरिकली भी अगर देखिए तो हमारे रिलीजन में जो भी लोग थे समाज में, कोई भी अछूता नहीं था, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आर्थिक योगदान रहता था और एक दूसरे पे डिपेंडेंसी थी। तभी ये सिस्टम इतना लंबा चला और चलेगा और चलता रहेगा। तो जी अब मैं अवनीश जी के पास आ रहा हूं। अवनीश जी, हम बिहारियों की एक दिक्कत होती है कि छठ का नाम आते ही हम लोग अश्रु विगलित हो जाते हैं,
गदगद हो जाते हैं, कंठ से आवाज नहीं निकलती है, ये तमाम बातें होती हैं। हालांकि आपके इधर भी छठ होती ही है, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं मूलतः, और आपने भी उसको देखा है, जाना है, लेकिन थोड़ा सा आप दूर से बता सकते हैं। तो ये छठ को लेकर जो नॉस्टैल्जिया है, उसके इतर आपके लिए मैं कोई प्रश्न नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं दे रहा हूं, आपसे बस जानना चाहते हैं हमारे दर्शक और श्रोता कि आप इस महापर्व को कैसे देखते हैं। क्या आप इसे प्रोलेटेरियत का, बुर्जुआ के खिलाफ संघर्ष देखते हैं, या आप इसे लोक आस्था का, क्योंकि आप नाट्य शास्त्र के भी ज्ञाता हैं, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं, वो हम समझना चाहेंगे। जी व्यालोक जी, आपने जिस तरीके से शुरुआत करी ना इस बातचीत की, तो हम बिहारी, हाँ मेरा इसको समर्थन भी है और इसको लेकर आपत्ति भी है। एक्चुअली क्या है, ये एक इतनी पॉजिटिव संकीर्णता है जो हमारे भारतीय समाज की बड़ी दिव्य विशेषता है। ऐसा हम तीज मनाते, करवा चौथ तो बॉलीवुड ने हमारे ऊपर लाद दिया है, और तब हम पंजाबी संस्कृति को कोसने का भरपूर प्रयास करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब कभी किसी ने बड़ी प्रखरता से ये कह दिया कि साहब ये प्रकृति पर्व है, तो कहते हैं अरे तुम्हें इसका ज्योतिष वाला एंगल पता ही नहीं है, तुम पौराणिक महत्व जानते ही नहीं हो, और तुम कहते हो ये प्रकृति पर्व है। मैं अगर ये कह दूं कि साहब छठ जो है वो एक सामुदायिक भावना को जागृत करने और एक सामाजिक मेल मिलाप का पर्व है, आप कहेंगे लीजिए साहब, इसका मतलब आप टोंट कस रहे हैं कि हम बसों में भर भर के, ट्रेनों की छतों और बाथरूमों में भर भर के अपने इलाके में पहुंचते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये केवल सामुदायिक पर्व है। एक चीज देखिए, मेरा ये मानना है, अभी बातचीत बड़े अच्छे अंदाज से मैं सुन रहा था, और शुरुआत बहुत वाकई, इस सबके मूल में क्या है, इस सबके मूल में सनातन है, इस सबके मूल में हिंदुत्व है। अभी इकोनॉमी की बात हो रही थी, हिंदू इकोनॉमी की बात से शुरुआत हुई थी। कुल मिलाके अगर किसी भी तरह की सनातन संस्कृति का, उसमें चाहे रिचुअल्स इन्वॉल्व हो, उसमें चाहे ज्योतिष इन्वॉल्व हो, उसमें चाहे हमारे लोक गीत इन्वॉल्व हो, उसमें चाहे हमारी माताओं बहनों द्वारा जो जितनी रीतियां हैं उनको करने की वो परंपरा हो, वो इन्वॉल्व हो, यह सब ही तो विस्तार है। और हम रोना रोते हैं कि साहब हम विस्तारवादी मजहबों के सामने संघर्ष कर रहे हैं, तो यह हमारी संस्कृति का विस्तार ही तो है। अगर आज आपने कहा कि साहब बिहार के बाहर से बैठ के आप बताइए कि छठ कैसा दिखाई दे रहा है, क्यों बताऊं, इसकी क्यों आवश्यकता है? जबकि विस्तारवाद का आलम यह है कि मैं कोई 150 साल का तो हूं नहीं साहब, मैं 50 के लपेटे का आदमी हूं, पूरे उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां बिहारित्व, और जब मैं बिहारित्व कहता हूं तो बिहारी संस्कृति कहता हूं, बिहारी खान पान कहता हूं, वो सब गड्ढ-मड्ढ है, पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में भी मेरे देखते देखते, यानी एक 50 साल के लगभग लपेटे के व्यक्ति के देखते देखते इसका विस्तार हुआ है, और इतने सघन तरीके से विस्तार हुआ। मैं आपको बताऊं, मेरी मां बताती है कि गांव में एक कोई बिहार मूल की ताई जी रही होंगी, चाची जी रही होंगी, गांव में एक ही या दो परिवार था, और वो पोखरे पर जब ये पूरा अनुष्ठान करती थी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, डूबते हुए सूर्य के साथ वो घाट पर चले जाना, उसके बाद देर रात तक वहां रहना, दीपक जलाना, कुछ तमाम चीजें वहां पर रखना, पत्ते ये वो, तो ये एक पूरा जो है आप देखिए तो अनुष्ठान, एक दिव्य अनुष्ठान लगता है। लेकिन मालूम है, पूर्वांचल के एक बांस गांव के इलाके के गांव के शेष लोगों का ये समझना था कि ये कुछ जो टोना टोटका कर रही है, ये रात भर पता नहीं क्या वहां पर तालाब में उनकी दो बहुएं रहती हैं और पता नहीं क्या दिया जला के ये टोना टोटका करती हैं। और मेरी मां गंभीरता से यह बताती थी कि कोई प्रसाद लेने को तैयार नहीं होता था। लेकिन आप देखिए समाज खुद को कहां से शिक्षित करता है। आज स्थिति यह है कि साहब 3 दिन पहले से घाट छिकाए जाते हैं,
पूर्वांचल का कोई ऐसा गांव का तालाब नहीं होगा जहां पर वो छठ की जो है अस्थाई वेदिकाएं ना बनती हो, ना आपको दिखाई दे जाए। तो ये विस्तार अकेले एक पूर्वांचल में हुआ है। अब मैं बोस्टन ह्यूस्टन का उदाहरण नहीं दूंगा, खैर जो जहां रहेगा वहां मनाना चाहिए उसको। एक चीज अब इसके सांस्कृतिक पक्ष पर मैं आता हूं। ये बात तो सही है, इकट्ठा होने का त्योहार तो है ही, और इकट्ठा होने के साथ साथ हमारे यहां आप ये सोचिए, जब श्रम गीत हैं हमारे यहां, बोअनी रोपनी कटिया सोहनी, इसके करने के लोकगीत हैं। तो हमारे लोकाचार के एक एक एक्शंस और एक एक एक्टिविटी के साथ गीत हैं, संगीत हैं। अच्छा, रोपनी करते समय गाने क्यों होते हैं? वो उस पूरी श्रम साधना को ना, जैसे आप देखिए हैवी वेट जब उठाते तो हाय हू करके एक आवाज लगाते हैं कोरस में, और वो सामान उठ जाता है। अब यहां पर एक चीज और, संकीर्णताओं को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और मैं अंतिम बात यही कहूंगा साहब, देखिए ऐसा है, इससे पहले की चीजें विलुप्त हो जाएं उसे कठिन मत बनाइए, फैलने दीजिए, विस्तार होने दीजिए, उसका संस्कृति के फ्लो के साथ उसको बहने दीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए। तीसरी चीज, कम से कम में अधिक से अधिक सनातन पा लेने का नाम है, इसलिए उसको भी होने दीजिए। मैं छुट्टी की बात कर रहा हूं, अगर गेहूं साफ करने के दिन से लेकर खरना से लेके और इन तमाम दिनों की अगर 8 दिन की 7 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, और उगते हुए सूर्य की आराधना करने के बाद घर लौट के 3 दिन की खुमारी उतारने की भी छुट्टी, या कुल मिला के 10-12 दिन का अगर पैकेज नहीं मिलता है, तो इससे परेशान मत होइए, 24 घंटे में मना लीजिए। तो ये कई सारे इसके, और मैं इसे, जिसे ज्योतिष एंगल समझना हो उसे वो एंजॉय करने दीजिए, जिसे इसका पौराणिक महत्व समझना हो उसे वो एंजॉय करने दीजिए, जो मात्र इसको प्रकृति पर्व कहता हो, थैंक्स टू देम ऑल्सो। जो इसे केवल जुटान करता हूं कि कक्कू आ गए, पप्पू आ गए, चन्नू आ गए, दिवाली में नहीं आए लेकिन इसमें आ गए, बाथरूम में भर के आ गए, छत के ऊपर लटक के आ गए, साहब इसे भी करने दीजिए। क्योंकि एक चीज बताऊं, इकोनॉमी की बात हो रही थी, अंतिम लाइन बोलूंगा, इस हमारे सनातन के इन लोक पर्वों का कितना महत्व है। लोग बड़ा अंदाज से, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो छठ में कह देंगे साहब क्या जरूरत है, बेंगलोर में कमाते हो बेंगलोर में मना लो, ह्यूस्टन में कमाते हो ह्यूस्टन में मना लो। साहब, एक हमारा भाई जो पूरे साल श्रम करता है, वो इस पर्व के लिए एक पूल पैदा करता है, और उस पूल अपनी सेविंग्स के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट उसमें जोड़ता है कि इस बार छठ में जाऊंगा तो जो दीवार एक आधी उठी है उसको पूरा करा लूंगा, अगर पूरी उठी थी, लिंटर बाकी था तो उसको लिंटर लगवा लूंगा, और अगर मड़ई की कुबत है तो जो मड़ैया आपकी नहीं हुई, क्योंकि सारे कक्कू चच्चू नन्नू पापू सब आ जाएंगे, सब मिलके मड़ई उठा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बॉन्डिंग, हर तरह की बॉन्डिंग, ये फाइनेंशियल से लेके, कल्चरल से लेके, सोशल से लेके, इकोनॉमिकल से लेके, हर तरह की बॉन्डिंग के इस तरह के पर्व हैं, और इसमें छठ अकेला नहीं है। आप अनंत त्योहार देख लीजिए भाई, किसी की शुरुआत तो कहीं से हुई है ना, कोई बिहार से शुरू हुआ, कोई उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, ओणम कहीं से शुरू हुआ है ना। तो इसका अनंत विस्तार देखिए, अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार देखिए। और इसी क्रम में जब मैं अवनीश जी को कहता हूं कि मेरा बिहार लखनऊ तक है, तो हम दोनों में नोक-झोंक भी होती है। बहरहाल, एक बिहारी होने के नाते 3 दिनों से हम लोग छठ पर चर्चा कर रहे हैं इसी मंच पर, और इस दौरान नॉस्टैल्जिया से लेके तमाम बातें की। चूंकि हम लोग पौराणिक सामाजिक संदर्भों पर बात कर चुके हैं, इसलिए आज थोड़ा सा कड़वा भी खाएंगे। अवनीश जी ने इतना मीठा खिला दिया है कि अब कड़वे के लिए मैं आनंद जी के पास जा रहा हूं। सारे पोखर साफ हो गए, अभी आप उसमें पैर रख सकते हैं, नहा भी सकते हैं शायद। नाले वाले कुछ दिनों के लिए बंद हो गए उसमें गिरना। सुबह का अर्घ्य देकर जैसे ही आप निकलेंगे, 3 घंटे बाद वहां जलेबियां पड़ी मिलेंगी, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री इज्जत घर बनवा रहे हैं, लाल किले से शौचालय के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये नदियों का हाल और इसका होगा। अभी दिल्ली स्टेशन पर, मुंबई स्टेशन पर कहीं भी जाएं, भगदड़, अफरा तफरी, तमाम चीजें मिली होंगी। कई लोग रोजाना कुचले भी जाते होंगे, और इसमें
अवनीश जी ने जो बात कही कि जो जहां है, या फिर वो एक साल का जो पूरा होता है, हमारे लोग जब आते हैं छठ के दौरान, तो कई के साथ छिनतई होती है, कई को जबरदस्ती मुंगेर जाना होता है, उसको मुजफ्फरपुर की बस में बिठा दिया जाता है। ये सब आंखों देखी घटनाएं हैं। आप पटना बस स्टैंड पर अगर उतरे तो वो बेचारे बक्ची उकची लेके और बाल्टी, आजकल एक पीले रंग की बाल्टी चली है, वो सब लोग लाते हैं। आनंद जी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो वो, क्योंकि आप ही को जवाब देना है, तो वो सब लेके जब आते हैं पटना बस स्टैंड पर, मैं देखता हूँ कि कहाँ जाएगा, कहाँ, मुजफ्फरपुर, हाँ चलो चलो। पता चला वो बस सीतामढ़ी जा रही है, और 5 किलोमीटर के बाद भाई जब चिल्लाया तो उसको बीच सड़क में स्टैंडर्ड छोड़ दिया। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जो बिहारी 4 दिनों तक अपने घर, गली, मोहल्ले सब इतना साफ रखते हैं, उन बिहारियों को बाकी दिनों क्या हो जाता है कि कहीं भी हक देते हैं, कहीं मुद देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं। तो आनंद जी, जरा इसके सामाजिक पक्ष पर आप प्रकाश डालें, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें दो दो चीजें एक साथ जुड़ती हैं। तो पहले हम लोगों की बात कर लें, फिर सरकार की कर लेंगे। तो लोगों के साथ क्या है कि पिछले जो 30 वर्षों में पलायन वगैरह जो हुआ है, वैसे पलायन पहले से चलता आ रहा है। आप 1950 का दौर देखेंगे तो उस समय भी आपको दिख जाएगा कि मनी ऑर्डर से बिहार में पैसे आने वाले जो थे, वो ऑन रिकॉर्ड है कि मनी ऑर्डर से बिहार में बहुत ज्यादा पैसे आते थे, और बिहार से बाहर जो पैसा जा रहा है मनी ऑर्डर वगैरह के जरिए, वो बहुत कम होता था। तो उससे पता चल जाता था कि बिहार से बाहर जाकर के लोग कमा के घर भेज रहे हैं। लेकिन अभी जो पिछले 30 वर्षों का, मतलब 90 के दौर से अगर आप देखेंगे तो उस समय जो पलायन हुआ है वो भयावह था। अब इस पलायन में हुआ क्या कि जितने भी ढंग के आईक्यू वाले लोग थे, मतलब जिसका भी आईक्यू 3 डिजिट में जाता है, वो क्या करता है, तो जैसे ही घर वालों को दिखा कि यार ये तो पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, चलो इसको बाहर भेज देते हैं। तो पढ़ाई भी वो बाहर कर रहा होता है, शादी वादी के बाद तो हो सकता है वो पत्नी को लेकर के भी बाहर चला जाए और वो बस भी जाए। तो पिछले 30 वर्षों में क्या हुआ है कि उसकी 1.5 पीढ़ी 2 पीढ़ी जो है ना, वो अब बाहर की हो गई है, अब वो बिहार की रही नहीं। ज्यादा आईक्यू वाले लोग जो थे वो बाहर मूव कर गए। तो अब बिहार में बचा कौन, तो बिहार में बचे 3 किस्म के लोग। एक वो जो कि कहीं जाने के लायक था ही नहीं, एक नंबर का निकम्मा नालायक था, 2 डिजिट में उसका आईक्यू भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इस पर भी शक है, वो बिहार में पड़ा रह गया। दूसरा वो था जो कि आर्थिक पक्ष से इतना कमजोर था कि उसे बाहर नहीं भेजा जा सकता था, घर वाले जमीन वमीन बेच करके जो है उसे बाहर नहीं भेज पाए। तीसरा पक्ष जो बचता है ना, वो ऐसे लोगों का है जो किसी मुगालते में वापस बिहार आ गए, उन्हें लगता था कि थोड़ा बहुत हम लोग कुछ बदल पाएंगे। वो जब थोड़े समय बिहार में रह जाता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। रुके, ये बिलो द बेल्ट है, ये मेरे और सूर्यभूषण साहब बिलो द बेल्ट प्रहार है। नहीं, ऐसा नहीं क्यों, है। आनंद जी खुद इसमें शामिल हैं भाई, ऐसा कैसी बात? मतलब ये भी रिवेल कर दूं मैं। तो आए थे कि भैया कुछ बदल जाएगा या कुछ हम लोग बदल पाएंगे, लेकिन हम लोगों की खुद की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये 3 किस्म के लोग अब बिहार में बचे हैं। तो आईक्यू का जो सम्मिलित लेवल है ना, वो बहुत कम बचा है बिहारियों का। वो एवरेज जो होता है 2 डिजिट में ही निकलता है। इसी वजह से होता क्या है कि जब वो बाहर का जो विस्थापित वाला बिहारी था, जिसकी आईक्यू ज्यादा है, तो वो जब बिहार आता है तो बिहार के लोगों का आईक्यू बढ़ जाता है, तो वो नॉर्मल इंसानों की तरह बर्ताव करता है। बाकी समय जैसे ही वो वापस जाता है, आईक्यू फिर से 2 डिजिट में आ जाता है, तो फिर से वो 2 डिजिट वाले की तरह बर्ताव करने लगता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर का जो बेटा था वो वापस आया, तो वो तो टोक देगा कि ये क्या कर रही हो, कूड़ा भाई झाड़ू मारी तुम, ठीक है बहुत अच्छा की घर का सफाई की, लेकिन सब सारा का सारा कूड़ा एक ही पॉलिथीन में भर के आप ये जो सड़क पे फेंक दे रहे हो, ये तो बड़ा ही बेहुदा हरकत है। तमीज से भाई गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो, और कोई डस्टबिन वगैरह रखो। आता तो है सुबह सुबह वो कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसको दे देना तमीज से। तो वो जब टोकना शुरू करता है तो वो 5-7 दिन जो है वो घर की महिलाएं जो होती हैं, जो झाड़ू लगा रही हैं, वो सुधरी हुई हैं। ऐसे ही पुरुष भी, अब वो जो पान खा के पिताश्री जो है वो दीवार पर थूक दिया करते थे, वो देख रहे हैं कि अच्छा बेटा आया है, और बेटा बड़े ढंग के कपड़ों में, मतलब अच्छे सूटेड बूटेड ढंग से तैयार है और बैठा है, तो उसके सामने उनको यह हरकत करना ठीक नहीं लगता है। करेंगे तो वो टोक भी देगा क्योंकि अब कमाने लगा है, तो वो कह देगा ये क्या कर रहे हैं, दीवार सब पे थूकते रहते हैं। तो
उस समय वो सुधर जाते हैं। तो इसलिए आपको साफ सफाई ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी समय जो होता है वो साफ सफाई आपको नहीं देखने को मिलेगी। ट्रैफिक वगैरह की व्यवस्था में भी यही होता है, सबको पता है कि बाईं तरफ से चलना चाहिए, पता नहीं है कि बाईं तरफ से सड़क के गाड़ी चलानी चाहिए या कैसे चलानी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ये सब ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन कोई टोक नहीं रहा। अब वो जो 30% जो बिहार के बाहर चला गया है, वो चूंकि बिहार में आ गया है और उसमें से भी कोई एक जो है वो उसी गाड़ी में बैठा हुआ है, चाहे वो ऑटो हो, कोई जो सरकारी परिवहन वगैरह की सेवा हो उसमें हो, बस में हो, तो उसकी वजह से वो सारा कुछ जो सारी व्यवस्था होती है ना वो आपको सुधरी हुई दिखने लगेगी। जैसे ही वो वापस जाता है फिर वही ढाक के तीन पात वही वाले हाल हो जाती है। जहां तक सामाजिक व्यवस्थाओं का सवाल है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी और परंपरागत रूप से एक समुदाय के लिए छोड़ दी गई थी। तो कहा गया कि भैया ये जो तालाब है ना, इसकी निगरानी करने का, इसका देखभाल करने का जिम्मा जो है वो तुम्हारा। तो अब उस समुदाय को आपने कहा कि नहीं भैया, इस समुदाय को तो हम भूरा बाल साफ कर दो कर देंगे, तो भूरा बाल साफ कर वो कह के आप उसको भगा देंगे बिहार के बाहर। तो जब आप उसको बिहार के बाहर भगा देंगे भाई, तो वो जब चला गया, उसने अपनी अगली पीढ़ी को सिखाया ही नहीं कि तालाब की सफाई कैसे की जाती है। तो भाई आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है कि बहुत आसान तरीका है कि चूना जो होता है जिससे घर की पुताई किया करते थे, वो उठा के डाल देना है कुएं में या उठा के डाल देना है तालाब में, उससे काफी हद तक जो है वो गंदगी साफ हो जाएगी। तो सस्ता सा कोई उपाय तालाब को साफ करने के लिए उस बेचारे के पास था ही नहीं। लेकिन जब वो बाहर से कोई आया वापस, तो उसको वहां से उसके पिताजी ने या दादाजी ने जो भी वहां थे उसने सिखा के भेजा है, बेटा ऐसा करना, वो जो काम का तालाब है ना उसमें थोड़ा सा चूना डलवा देना। तो वो पहले सोचेगा चूना उसमें क्यों डलवा देना है, फिर वो बताते हैं कि नहीं चूने से सफाई हो जाती है, हम लोगों का परंपरागत काम था। तो अब वो जब घर वापस आता है तो वो चूना डाल के चला जाता है। लेकिन बाकी जो गांव में जो कम्युनिटी बची हुई है, उस कम्युनिटी ने आपस में वैसे ग्रुप्स बनाए ही नहीं जो एक समुदाय आधारित, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी आज की तारीख में कहते हैं। तो वो जो एसएचजी बना करके और पानी पंचायत वगैरह, जैसे आज की डेट में आप राजस्थान में देखेंगे, तो वैसी जो पानी पंचायत वगैरह बिहार के गांवों में हुआ करती थी परंपरागत रूप से, वो इन लोगों के बाहर भाग जाने से, खदेड़ दिए जाने से खत्म हो चुकी है। तो वो पानी पंचायत बची ही नहीं है, तो कम्युनिटी पैसा जुटाएगी अपना और अपने जो संसाधन है उसको खुद ही ठीक कर लेगी, ये व्यवस्था बची ही नहीं। अभी जो है उस व्यवस्था को पुनः जीवित करने का कोशिश जो है वो पुनः जीवित करने का प्रयास जो है वो आपको दिख जाएगा। हर घर नल का जल में 1-1 रुपया सबसे लेकर के या 5-5 रुपए सबसे लेकर के फिर से इसको जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार कितना कामयाब होगी, जैसे नीतीश कुमार बदल गए तो उसके बाद ये योजना कहाँ जाएगी पता नहीं। तो खैर ये सरकारी और इन योजनाओं की बात है। अब देखिए कि सरकार के हाथ में चीजें छोड़ देने से कितना नुकसान होता है। तो जो ये सामाजिक पक्ष था, लोगों ने जो नहीं किया, ये वो वाला पक्ष था। अब देखिए कि सरकार ने क्या नहीं किया। तो सरकार ने क्या नहीं किया उसकी लिस्ट जो है वो बहुत लंबी सी जाती है। समय के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई। उस व्यवस्था के बदलने पर आपको वो चीज जो है वो उठा करके संभाल लेनी थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जमींदारी बांध जब सरकार हथिया लेती है, तो उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी सरकार को हथियानी चाहिए थी। लेकिन मरम्मत की जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने हथियाई नहीं। जमींदारी बांध जो है वो सारे सरकार के कब्जे में है, लेकिन उसकी मरम्मत कौन करवाएगा? तो कोई नहीं करवाएगा। तो कोई नहीं करवाएगा तो 50 साल में तो वो टूटेंगे, तो वो टूटने लगे। तो वैसे ही कुआं तालाब जो है वो समुदाय का हो गया, समुदाय का हो गया मतलब सरकारी हो गया। तो कुआं तालाब सरकारी तो हो गया, लेकिन उसकी सफाई कोई नहीं करवाएगा। तो अब जब सफाई करवानी शुरू की गई है, पिछले कुछ जो 7 निश्चय वगैरह वाले योजनाएं होती हैं उसमें, तब जाकर के कुछ असर जो है वो दिखना शुरू हुआ है। अदरवाइज तालाब की हालत वही थी जो आप दरभंगा में देखेंगे। कभी वो ऐसा था कि भाई बड़े बड़े पोखर जो है, बड़े बड़े तालाब, झील वगैरह जो है वो जमींदार साहब ने बनवा दिए। बनवाने के बाद जो है लोकल कम्युनिटी जो है वो उसकी देखभाल करती है और वो चल जा रहा था। अब वो बड़ा सा जो तालाब था वो सरकार ने हथिया लिया और कम्युनिटी जो है वो गायब कर दी गई, वो पलायन कर गई। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी देखभाल करती। नहीं देखभाल करेगी तो वो तालाब भर जाएगा और उस पर कोई ना कोई अपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा। तो आज की डेट में अगर आप पटना शहर में देखेंगे कि पटना शहर में उन तालाबों को क्या हुआ, तो आपको पटना शहर में दिखेगा कि उन तालाबों पर कोई ना कोई इमारत बन के खड़ी हो गई है। 2 इमारतों का उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। पटना का जो आप प्लानिटोरियम देखते हैं, वो प्लानिटोरियम एक तालाब को भर के बना हुआ है। और जो आप मुख्यमंत्री महोदय का बहुत अच्छा सा आप देखते हैं कि एक उद्यान उन्होंने बनवा रखा है, तो वो उद्यान भी जो है वो एक तालाब हुआ करता था, उसको भरवा के बना हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है वो
भर के सपाट कर दी गई। इसलिए आज की डेट में क्या कर रहे होते हैं लोग कि घर की छत पे एक ड्रम रखते हैं और उस ड्रम में खड़े होकर के छठ का अर्घ दे रहे हैं। जी, और उसके पीछे बहुत सारी वजह भी हैं। आपने तालाबों का जिक्र किया, तो मैं तो उस मिथिलांचल से हूँ जो आज भी गौरवान्वित मैथिल पग पग पोखरी माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक ललित नगर दरभंगा थी। विद्यापति और जनक से तो नीचे मैथिल उतर ही नहीं रहे हैं। जैसे बनारसी आज भी भगवान शिव के त्रिशूल से नीचे नहीं उतरते हैं। ये दोनों कौमें जो हैं, बनारसी और मिथिलांचल, ये दोनों कौमें, तो खैर इस पर मैंने बहुत गालियां सुनी हैं इसलिए नहीं सुनूंगा। दरभंगा में 300 तालाब थे, सब नष्ट हो गए। 300 तालाब हमने खा लिए। मेरे मोहल्ले में 2 तालाब थे, खत्म हो गए। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, आनंद जी ने जितनी बातें शुरू में हादसे में और इसमें कहीं, वो बहुत सोचने की बात है। सामूहिकता से निजता की ओर बढ़ने का परिणाम भी है वो ड्रम, क्योंकि लोग अब बांस और सूप की जगह अब पीतल के परात और ये सब भी आ रहा है। तो ये प्रदर्शन भी बढ़ रहा है छठ में, इस पर भी सोचिएगा। और मैं आज ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने अतिथियों को बोलने के लिए बुलाया है। अब ये मंच मैं खोल रहा हूं। आप सभी अतिथियों से आग्रह है कि 2-2 मिनट में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। शुरुआत सूर्यभूषण सर से, उसके बाद अवनीश जी और फिर लास्ट में आनंद जी। आनंद जी प्लीज हारमोनियम लेके इधर उधर मत निकलिएगा। तो बहुत बढ़िया चर्चा हुई और काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी चर्चा हुई। और समय इतना कम है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं हम लोग सोच के भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो सामूहिक चीजें जो है वो कमती जा रही हैं, इंडिविजुअल चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है। बट ये देखिए, ये हो सकता है ट्रांजिशन फेज भी है। और जैसा अभी रिसेंटली हमने देखा कि इकोनॉमिस्ट का भी इस बार का जो इशू है उसमें एक रिपोर्ट आई है कि कई स्टार्टअप्स जो है वो हिंदू धर्म को लेके जो है वो भी अब इसमें लॉन्च किए हैं। लोगों में जागरूकता, जैसा अवनीश जी ने कहा ना कि इसे स्केल अप होने दीजिए, फैलने दीजिए। अगर यहाँ लोग करवा चौथ मना रहे हैं तो मनाने दीजिए। आप ये मत कीजिए कि ये पंजाबी है, पंजाबियत और ये हमारी है। कल को वो भी छठ मनाएंगे। मैं जिस शहर से मतलब मेरी पैदाइश पला बढ़ा हूँ, झुमरी तिलैया में, वहाँ पे भी हमने देखा कि जो सिख और जो मारवाड़ी और जैन कम्युनिटी के लोग थे वो लोग करते नहीं थे, लेकिन सूप जरूर देते थे। हमारे घर में होता था उस टाइम में। तो ये परंपरा जो है यही सनातन है बेसिकली। तो और इससे क्या है कि वो ओवरऑल जो है एक कम्युनिटी की बॉन्डिंग जो है वो आज न कल तो बनेगी ही, क्योंकि जब समाज बिखरा है तो समाज फिर आपस में जुड़ेगा भी। क्योंकि आप कितने दिन तक जो है ये व्हाट्सएप और जो है इंस्टाग्राम पे अपना समय दे पाएंगे, उससे आगे तो निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप आपको बदल देगा और तब आपको उनकी जरूरत महसूस होगी। और चूंकि हमारा एज ही ऐसा ग्रुप है जो हमने हर तरह के एक्सट्रीम्स देखे हैं। और हम लोग जैसा कहते हैं ना कि जैसा या लोग भी हमेशा कहते हैं कि हम लोग ऊपर से भी गाली सुनते आए हैं और नीचे जनरेशन से भी गाली सुनते हैं। हमारा जनरेशन जो है बिल्कुल सैंडविच्ड बना हुआ है। और तो मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा क्योंकि समय की कमी है। तो जी धन्यवाद। अवनीश जी। हाँ, इसमें वाकई टाइम बहुत कम है और आप आज खुद कह रहे हैं कि आप कम बोल रहे हैं, आप बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप भी ठीक ठाक बोल रहे हैं। बहरहाल ये शिकायत थी, हर मॉडरेटर से ऐसी शिकायत रहती है। आनंद जी की और आपका जो वो चिंता थी ना कि ऐसा क्या होता है कि छठ का पर्व आते ही ये सब कुछ साफ सफाई हो जाती है और उसके बाद तुरंत सब कुछ वापस गंदा हो जाता है, इसकी तमाम चिंताएं बड़े विस्तार से आनंद जी ने बताया। सरकार तो एक पक्ष रहता ही है भाई, जब कुछ नहीं है तो सरकार है। लेकिन एक चीज मैं और मानता हूं, ये जो पूरी सफाई और उसको शुद्धिकरण बना रहे उसका, ये धार्मिकता की वजह से। और ऐसे में मुझे एक चीज का ध्यान आता है, हमारे यहाँ आप देखिए तो जो बड़ी माता जी मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसमें केवल चूंकि बहुत अच्छे लेवल के सैनिटाइजेशन की जरूरत होती है, एक सैनिटाइज्ड माहौल की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ लोकाचार में क्या किया गया, इसको बड़ी माता जी, छोटी माता जी, उससे जोड़ दिया गया। जैसे ही आपने उससे जोड़ा तो जो तमाम चीजें आप शायद मनवा नहीं पाते अपने घर में, वो बड़ा आसान हो गया कि कोई उस घर में जाएगा नहीं, वहां बड़ी माता जी निकली हैं, छोटी माता जी निकली।
वहां पर नीम की पत्ती रहेगी, उसको बिल्कुल पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, जो कि उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरत। तो मुझे लगता है कि ये जो सफाई की उच्च स्तरीय चेतना आ जाती है छठ पर्व के दौरान, चूंकि एक धार्मिक अनुष्ठान है, तो वो जो जिलेबियां काढ़ने वाली आपने बात कही, वो धार्मिकता के उससे, अरे छठ माई का पूजन है, कुचूल जलूल कैली तो फिर गईली। तो ये अब यहां पर आप ये मत कहिए कि ये धर्म का डर है। अरे कुछ बहुत प्रगतिशील लोग जिनकी शीलता जो है प्रगति करके पता नहीं कहां बह जाती है, वो तुरंत कहेंगे देखिए ये धर्म का डर है कि कोई बेचारा अपना जो शंका निवारण नहीं कर सकता है क्योंकि छठ का पर्व है। उसका जवाब ये है भाई हर घर शौचालय। तो मुझे लगता है कि ये जो धार्मिकता इन दिनों बनी रहती है, एक धार्मिक भाव बना रहता है, एक रिचुअल से जुड़ा हुआ भाव बना रहता है, वह भी बहुत बड़ी मात्रा में सहायक होता है कि गंदगी न फैलाई जाए। खुद गंदगी करने वाले आखिर वही समाज है ना जो इन दिनों सफाई रहता है। तो केवल शहर से वो कोई टाई लगा के आ गया उसकी वजह से ही सिर्फ नहीं है, अपने आप में सब कुछ मामला धार्मिक धार्मिक हो जाता है। और कई सारे ऐसे व्यसन हैं जो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले सो कॉल्ड महारथी व्यसनी, वो साधु हो जाते हैं। नवरात्र में बिक्री बट्टा कम हो जाता है, लोगों का जो है सीमांचलों में बिहार से आना कम हो जाता है। मैं अभी किसी अपने देवरिया वाले सूत्र से पूछूं तो कहेगा हाँ भैया आजकल जो है जरा अभी छठ तक मामला मद्दा रहेगा, जो चखने उखने की दुकान लगाता है। तो मुझे लगता है कि धार्मिक भावना का संचार भी अपने आप में, और यही धर्म का महत्व है, यही लोकाचार का महत्व है कि उससे कितनी सारे बाई प्रोडक्ट आपको हासिल होते हैं। आप स्वच्छता के बारे में सचेत हो जाते हैं। तो और एक चीज मैं फिर वही, और मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना होना चाहिए साहब, चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। हमारे तम्मी भाई को छठ मनाते हुए देखिए, और आप भी उसका ओनम पकड़ के लपक लीजिए जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा। और होता है साहब, और ये चलन आपके यहाँ जुमरी तलैया वाला जो आपने बताया ना, मैं आपको बताऊं मैंने महानगरों में देखा है, और यही गोरखपुर शहर, अभी मैं खुद गोरखपुर में ही हूं, लखनऊ तक में मैंने देखा है कि ऐसे परिवार जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग शेयर करते हैं, नहीं मनाते हैं, तो वो अपनी तरफ से संकल्प देते हैं कि ये हमारी तरफ से ये संकल्प ले लीजिए। वो चाहे सूप के रूप में हो सकता है, वो नारियल के रूप में हो सकता है, वो प्रसाद के रूप में हो सकता है, और उस संकल्प के साथ महिलाएं और हमारी बच्चियां। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये जो एक पाखंडी शुद्धतावादी गिरोह टहलता है ना, जो कहता है कि छठ के घाटों पर फैशन की परेड हो रही है, अरे बेहूदों, क्यों ना हो। हमारी बच्चियां, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज 3 बजे, जो कि बच्चा 10 बजे गधे की तरह उठाए जाने पर भी नहीं उठता है, 3 बजे उठ के नहा लेता है और फ्रेश होके अच्छी हुडी पहन के, बदलते मौसम का होता बड़ा आनंद भी आता है ना, जाड़ा आता है, लोग कपड़ा निकालता है, हुडी हुडी पहनता है, कुछ लोग हाफ स्वेटर पहनता है। यह सारी चीजें कायम रहनी चाहिए। 1-2 बेवकूफियों भरे कमेंट या इस तरह के पाखंडी शुद्धतावादों की वजह से इसका कहीं भी रुकाव नहीं होना चाहिए। बढ़ाते रहिए साहब, वो मजहब बढ़ाते हैं, आप संस्कृति बढ़ाइए, इससे अच्छी क्या बात है। आनंद जी जी, इसमें कुछ एक चीजें जोड़ने की जो थी बची हुई रह गई होंगी शायद, वो ये थी कि भाई जब बिहार में आप देखेंगे, अभी हाल में दुर्गा पूजा में हम लोगों ने देखा कि स्टेज पर जो असम के साइड का डांस होता है वो परफॉर्म किया जा रहा था। जैसे झिझिया बिहार में होता है, वैसे ही जो असम का लोक नृत्य था उसे प्रस्तुत किया जा रहा था, और लोग शामिल भी हो रहे थे, बहुत शौक से देख भी रहे थे। ऐसे ही पटना के स्कूलों में पूनम के समय में जो डांस होता है या जमीन पर जो रंगोली बनाई जाती है, बिहार में जो चलता था वो गीला चावल को गीला पीस कर उससे अल्पना बनाई जाती थी। पिठार कहा जाता है उसको, गीले चावल को पीसा हुआ, और उससे डिजाइन बनाया जाता था। सूखे चावल की जो रंगोली, सूखे चावल के आटे की जो रंगोली होती है वो नहीं चलता था। तो आज की डेट में आप देखेंगे तो ये जो दक्षिण भारत का सूखे चावल वाली रंगोली वाला कंसेप्ट है वो यहाँ तक आ चुका है। तो ये संस्कृति जो है वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह आती जाती रहती है। इस पे उतनी ज्यादा आपत्ति नहीं करनी चाहिए। और जहां तक
छठ के घाटों पे फैशन और ये सब परेड वगैरह का प्रश्न होता है, तो वहां पर ये सवाल उठता है कि आपको एक विद्यानिवास मिश्र का बड़ा ही फेमस सा लेख था, मोरे राम का भीगे मुकुटवा। तो जैसे वो कह रहे होते हैं ना कि मोरे राम का भीगे मुकुटवा, अब राम वनवास में है तो मुकुट तो पहने हुए होंगे नहीं, लेकिन वो जो ग्रामीण है या आम आदमी है वो सोच रहा होता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, बारिश होते हुए देखता है तो वो ये गा रहा होता है। ऐसे ही अगर आप छठ के लिए देखेंगे कि छठ के लोकगीतों में क्या गाया जा रहा है, तो छठ के लोकगीतों में गाया जा रहा होता है कि कोसी भरने के लिए शिव और पार्वती जा रहे हैं, और शिव की धोती भीगे तो भीग जाए कोई बात नहीं, लेकिन पार्वती का जो 1.25 लाख की साड़ी है, पार्वती ने जो 1.25 लाख की साड़ी पहन रखी है, वो नहीं भीगनी चाहिए। तो भैया लोक गीतों में जो इतने पुराने समय से चला आ रहा है कि पार्वती ने 1.25 लाख की साड़ी पहन रखी है और वो तब छठ के घाट पे जा रही है, तो अगर वहां पर कंसेप्ट ऐसा चलता है तो भाई आज की डेट में वो कंसेप्ट बहुत बदल जाएगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो छठ के घाटों पर भी फैशन की परेड होगी, तो इस पे बहुत ज्यादा शुद्धतावादी होने की जरूरत नहीं है, और बूढ़े लोग जो होते हैं वो थोड़ा कुड़कुड़ करते रहते हैं हर बात पे, इस पे शिकायत भी। अरे अरे मैं तो कहता हूँ ठेकुआ को सर्वोत्तम फ्रोजन फ्रूट के रूप में आगे बढ़ाइए ना। आप देखिए एक एक महीना रखिए, खाते रहिए, मीठे के साथ खुद है, अचार के मिर्ची के साथ खाइए, गजब है। तो ये सारी चीजें अनंत विस्तार की चीजें हैं और अच्छा लग रहा है। मैंने देखा है नान हिंदी बेल्ट की फैमिलीज में ठेकुआ बन रहा है साहब, लोगों ने अब तो यूट्यूब है, दनादन जो है बना होना के किनारे और लोग रख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये फैलना चाहिए। और वैसे आनंद जी आपने जो बात कही तो हम लोगों में शुक्र है कोई बूढ़ा नहीं है और कोई कुड़कुड़ नहीं करता है, हालांकि अवनीश जी इस बात से सहमत नहीं होंगे मेरे लिए खासतौर से, लेकिन खैर वो कहते हैं हमेशा कि आप बहुत कुड़कुड़ करते हैं। लेकिन आज की चर्चा दर्शकों श्रोताओं, मुझे लगता है कि हास्य विनोद से भरी यह चर्चा बहुत मानीखेज रही होगी। छठ को हमने एक पूरी समग्रता में देखने की कोशिश की है। आज से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है, नहाय खाए के साथ कल खरना है, उसके बाद बाकी शाम का अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य होगा। लगभग आज से शुरुआत हो गई है, तो आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, अवनीश जी, आनंद जी, सूर्यभूषण जी, आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक वाणी पर आप दर्शक जिस तरह अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं बनाते रहिए। फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय जय सिया राम। अरे पटाखे वगैरह जो हैं अगर दिवाली वाले खत्म हो गए हो तो थोड़ा सा नया स्टॉक भी और ले आइए।